वर्ल्ड वार फर्स्ट जो 1914 से 1918 में हुआ, इस दौरान ब्रिटेन ने कई भारतीय लोगों को अपनी सेना का हिस्सा बनाकर युद्ध में उतार दिया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब देखते हुए भारत में आक्रोश फैला। और दूसरी बात ये भी थी कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में ब्रिटेन ने जो हानि उठाई, यानी कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो गई थी, मतलब कि पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो ये आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर हो चुके थे। ये सब देखते हुए भारत में एक लेजेंड आते हैं जिनको आप लोग द फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का भारत में आने का जो आगमन है वो 1915 का दौर माना जाता है, मतलब कि 1915 में हमारे राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी भारत में आते हैं। अब जब भारत में महात्मा गांधी आते हैं तो देखो, जब आप किसी भी देश में जाते हो और वहां की समस्या को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जो समस्या है हमारे देश की, भारत की, वो समस्या शहरों में नहीं दिखती है, समस्या दिखती है गाँवों में। तो महात्मा गांधी पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने भारत का भ्रमण तो शुरू किया, लेकिन उन्होंने भारत भ्रमण शुरू किया गांवों से, गांवों के छोटे मोटे जिलों से शुरू किया। तो जो पहला जिला था वो था चंपारण, जहां पे उनके काफिले को पूरी तरीके से घेर लिया। और घेरने के पीछे जो किसान लोग थे उनका मेन मोटिव ये था कि वहां पे जो किसानों से सबसे ज्यादा रेवेन्यू वसूला जा रहा था, यानी कि टैक्स दिया जा रहा था, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उनके खेतों को भी गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अधीन रख लिया था। तो ये चंपारण में 1916 को हुआ कि जब गांधी जी के काफिले को उन्होंने घेर लिया किसानों ने वहां के, और गांधी जी से ये बात करी कि हमें टैक्स और इस रेवेन्यू से छुटकारा दिलाओ। दूसरा खेड़ा गुजरात में जब वो भ्रमण के लिए गए तो 1970 में वहां पे भी उनको किसानों ने इन्हीं सब मुद्दों के बारे में बात करी। तीसरा अहमदाबाद कपड़ा मिल, जितने बुनकर थे, कपड़े वाले थे, उन लोगों ने 1918 में उनका घेराव गांधी जी का वहां पे किया। तो ऐसे देखते देखते महात्मा गांधी को कम से कम 5 साल लगे पूरे भारत भ्रमण में। तो 1920 तक गांधी जी के दिमाग में पूरी तरीके से ये समझ में आ चुका था कि अंग्रेजों को किस प्रकार यहाँ से बाहर निकाला जाए, या इनके लिए क्या क्या साजिशें या क्या क्या आंदोलन किए जाए। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हमें किसी देश में हुकूमत जमानी होती है, वहां के बारे में जानना होता है, तो पहले हमें उनके गांवों को, जिलों को देखना पड़ेगा कि आखिर लोगों के दिमाग में यहाँ क्या चल रहा है और समस्या है। तो गांधी जी ने वही किया। उसके बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट को मंजूरी दे दी। 1919 में भारत में ब्रिटेन गवर्नर द्वारा रॉलेट एक्ट को पास किया गया 1919 में। और इस रॉलेट एक्ट ने क्या कर दिया, पूरे भारत में एक आक्रोश फैला दिया तब जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर सभी लोग बैसाखी के दिन शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कर रहे थे। उस दौरान जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी, जिससे कई सैकड़ों बच्चे और महिलाएं और पुरुष मारे गए। इस घटना ने ये मानो कि पूरे आंदोलन के अंदर आग के अंदर घी डालने जैसा काम कर दिया। अब दोस्तों आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रॉलेट एक्ट होता क्या है। रॉलेट एक्ट का मतलब ये होता है कि अंग्रेजों ने ये इसलिए बनाया, इट इज अ एक्ट बाय विच इफ एनीबॉडी ऑफ इंडियन सिटीजन will rise against the British government, so he will be completely punished by the British government without any information या without any conference। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट में क्या हुआ कि ऐसा एक एक्ट था, ऐसा लॉ था, ऐसा कानून था जिसके दौरान अगर कोई भी भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट या उनके किसी सिपाही के अगेंस्ट कुछ भी करता हुआ पाया गया, एक्टिविटी करता हुआ पाया गया, तो उसको बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डायरेक्ट जेल में डाल के पनिश कर दिया, मतलब उसको पूरी तरीके से प्रताड़ित किया है। इस एक्ट के बाद गांधी जी ने चलाया नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी कि असहयोगी आंदोलन। 1920 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गांधी जी पूरी तरीके से समझ चुके थे। अब 1920 में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट गांधी जी ने चलाया। और दोस्तों अभी लोग आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सभी नेताओं को तो सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाला, पकड़ा, लेकिन गांधी जी, तो एक बात यहाँ पे यह आती है, क्वेश्चन ये उठता है कि गांधी जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट क्यों नहीं करती।
बाकी सब नेताओं को तो पकड़ती थी, बट गांधी जी को क्यों नहीं करती? तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊं, गांधी जी जो थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या, मैक्सिमम वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज थी उनमें लोग पहले से ही साउथ अफ्रीका में चलाए गए ब्लैक और वाइट आंदोलन की वजह से, रिवॉल्ट की वजह से पहले से ही जानते। तो जो गांधी जी ने जो काम किया, सबसे ज्यादा काम उन्होंने साउथ अफ्रीका में काले और गोरों के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको दूर करने का किया। उस दौरान जो उन्होंने शोषण या प्रताड़ना झेली उसको पूरा दुनिया जानती थी, वो किसी छुपी नहीं थी। तो उसमें नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, इन दोनों नेताओं को मैक्सिमम कंट्री जाना करते थे, तो इनको एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर भी देखा करती थी। दूसरा, जब नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट भारत में गांधी जी ने चलाया, उस दौरान एक आंदोलन और चला जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। अब ये असहयोगी आंदोलन था क्या? असहयोगी आंदोलन था कि एक ऐसा आंदोलन जिसमें उन्हें किसी के भी कॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ इंडियन लीडर और इंडियन पीपल्स और इंडियन सिटीजन, इन्हीं की जरूरत थी। खिलाफत आंदोलन चलाया मोहम्मद अली और शौकत अली ने। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द खिलाफत आंदोलन एंड हु स्टार्टेड द खिलाफत आंदोलन? तो जो खिलाफत आंदोलन था वो चलाने का कारण क्या था? कि खिलाफत आंदोलन है एक आंदोलन था जो मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाइयों ने चलाया था। जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब टर्की में अंग्रेजों द्वारा कई मुस्लिमों की हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया युद्ध में, उस दौरान भारत में रहने वाले मुसलमानों के अंदर एक आक्रोश की आग फैली, जिसको देखते हुए मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नींव रखी, उसका फाउंडेशन किया। बाद में इन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोगी आंदोलन के साथ जोड़ दिया और गांधी जी के साथ मिलकर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम शुरू की। दोस्तों, ये सत्याग्रह, नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, ये तीन आंदोलनों ने मानो कि अंग्रेजी सत्ता को पूरी तरीके से हिला दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंपारण के अंदर जाना, खेड़ा के अंदर जाना, अहमदाबाद में जाना, इन तीनों में ने सत्याग्रह को अपना लिया, यानी सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब ये सत्याग्रह आंदोलन और नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट फेल कब हो गए? फेल ये तब हो गए जब हो गया चोरा चोरी कांड। अब ये चोरा चोरी कांड था, ये एक ऐसा कांड था कि मानो ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपने घुटनों पे आ चुकी। चोरा चोरी कांड हुआ क्या और इसमें हुआ क्या? इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने, उनकी पूरी टुकड़ी ने मिलकर अंग्रेजों की हथियारों से भरी हुई ट्रेन पूरी लूट ली। और उसको लूटने के बाद मानो ब्रिटिश गवर्नमेंट तिरमिला गई, मतलब अंदर से पूरी गुस्से में आ गई, और उन्होंने अपने गवर्नर्स को सबको ऑर्डर दे दिए कि अब इन लोगों को सीधा आतंकवादी घोषित करके इनको सीधा फांसी पे चढ़ा देते हैं। चोरा चोरी कांड में इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद एक पुलिस चौकी में भी हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने बम ब्लास्ट कर दिया और वहां कई ब्रिटिश सैनिकों की मृत्यु हो गई। जब ये सब काम हुए तो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को और सत्याग्रह को बीच में ही स्टॉप कर दिया और रोक दिया। इस तरीके से दोनों आंदोलन कारगर सिद्ध नहीं हो पाए और जेल में भी जाना पड़ा महात्मा गांधी को उस दौरान। अब बात आती है कि जब ये सारे कांड हो गए, इसके बाद कुछ जो हमारे गर्मपंथी नेता थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब आते हैं, इन लोगों ने बोला कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे भारत में आज़ादी मिलेगी नहीं। तो इन्होंने एक मुहिम चलाई, सिविल डिसओबीडियंस। अब जो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, ये चलाया गया 1930 में। दोस्तों ये जान लो कि ये बहिष्कार करने का लॉ था, यानी कि जितनी भी चीजें ब्रिटेन से बनती हैं या ब्रिटेन की मिलों में बनती हैं, ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनती हैं, उन चीज़ों का भारतीय लोगों ने बहिष्कार कर दिया। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ की अंग्रेजी पढ़ाई हो, कपड़े हो, खाना हो, एवरीथिंग, दुकानें हो, हर जगह लोगों ने जाना बंद कर दिया और जगह जगह उनके कपड़ों की होली जलाई गई, यानी कि कपड़ों को जला दिया गया। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट और भी ज्यादा सत्ते में आ गई और भी ज्यादा कमजोर होती चली गई। अब इस सिविल डिसओबीडियंस के दौरान भारत ने बोला हमें स्वराज्य की मांग है। जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने बोला हमें स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य हमारा परम सिद्ध अधिकार है और ये हम लेके रहेंगे, ये उन्होंने नारा दिया। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान कई भारतीय नेताओं के लीडर्स की मृत्यु हो गई, लाठीचार्ज के दौरान, गोलियों से, ऐसे कई छोटी मोटी घटनाएं वहां पे होती रही, लेकिन उन्होंने अपने इस मूवमेंट को कभी भी पीछे नहीं हटा और इसे रोकने नहीं दिया। ये मूवमेंट
तब फीका पड़ा जब पूना पैक्ट आया। पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गो टू द अपोजिशन ऑफ द गांधी, गांधी जी के अगेंस्ट चले गए और अगेंस्ट जाके पूना पैक्ट लाए। और इस पूना पैक्ट के दौरान भारत में ये बात की गई कि हमें स्वराज्य चाहिए और स्वराज्य के लिए हम लोग जितने भी हथकंडे अपना सकते हैं वो सारे हथकंडे अपनाएंगे, यानी कि एवरीथिंग इज फेयर इन वार। तो उन्होंने सारी, अंबेडकर जो थे वो बाहर से पढ़ के आए थे, एक बहुत ही एजुकेटेड आदमी थे, पर्सन थे, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात रही। गांधी जी से बोला हमारा अपना खुद का हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, हमें अपने देश बनाने के लिए जो भी चीजें चलती हैं या जो भी चीजें चलती हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संसद है, अपना खुद का फ्लैग है, ये सब चीजों पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और गांधी जी ने उनसे ये बोला कि अभी इतना इसमें जल्दी हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा ना मानते हुए गांधी जी के अगेंस्ट जाके पूरा पैक्ट बनाया। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट मार्च। अब इस टॉपिक पे शॉर्ट मार्च आता है कि शॉर्ट मार्च था क्या। जब अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि वो लोग इतने ज्यादा गरीबी झेल रहे थे कि उनके पास ना खाने के लिए कुछ था, ना पहनने के लिए कुछ था। उस दौरान सॉल्ट पे यानी नमक पे अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। अब नमक खरीदना मानो सोना खरीदने बराबर बात हो गई। इसको देखते हुए गांधी जी ने सॉल्ट मार्च निकाला, मतलब दांडी मार्च निकाला। दांडी एक जगह है गुजरात में, वहां पे जाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और अपने इंडियंस को बोला कि अब हम अपना खुद का नमक बनाना शुरू करें। शॉर्ट मार्च शुरू हुआ साबरमती आश्रम से और खत्म हुआ दांडी पे। इसको पूरा करने में 24 दिन लगे। पैदल यात्रा थी जो 10 माइल की थी। 10 माइल वो लोग पैदल चले और 24 दिन तक। और इसमें कई दिन तो गांधी जी को जेल जाना पड़ा और भी इसमें कई नेता थे वो लोग जेल गए, सरोजनी नायडू जी बहुत थे। नेक्स्ट बात आती है गांधी इरविन पैक्ट। अब जो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इस गांधी इरविन पैक्ट ने मानो ये तय कर दिया था कि भारत को आजादी अब बहुत जल्द मिलने वाली है। यहाँ पे गांधी और इरविन के बीच में समझौते हुए कि सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के लोग ही नहीं बैठेंगे बड़ी बड़ी पोस्टों पे, अब इंडियंस के कुछ लोग भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बिठाए जाएंगे, जैसे कि न्यायालय में न्यायाधीश की कुर्सी पे, या फिर सरकारी न्यायालयों में सरकारी कर्मचारी जो होंगे वो अब इंडियन पीपल्स भी होंगे। तो इससे यही था गांधी जी को कि अगर हमारे लोग इंडियन पीपल बड़े बड़े ब्रिटेन के ऑफिसों में या वहां पे कार्यरत रहेंगे तो हो सकता है कि वो इंडियन पीपल्स का थोड़ा सपोर्ट करें और इंडिया के लिए ये बात बहुत अच्छी रही। तो गांधी जी ने इरविन के साथ ये पैक्ट की समझौता किया। इसके बाद भारत ने कई और मुहिम चलाई और धीरे धीरे भारत को 1947 में आजादी मिली, जो कि माउंटबेटन के दौरान मिली थी। तो दोस्तों बात यह है कि जो नेशनलिज्म है इंडिया के अंदर, और जो तुम्हारी बुक में दिया है इसमें सिर्फ इतना ही दिया है, और ये सिर्फ 10th क्लास के हिस्से से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यूपीएससी और एसएससी के और जीके की नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं वो आपको हमारे इंस्टाग्राम लिंक पे मिल जाएंगे और लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।